प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको मालूम है 1 तारीख को आपका कारपोरेट अकाउंटिंग का पेपर है, जिसका लास्ट यूनिट 4th यूनिट है, जिसमें आपका चैप्टर है कंपनी का समापन, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखने वाले हैं। आज की क्लास में हम आपको कुछ इसके महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। निस्तारण, लिक्विडेशन कंपनी का जब हम समापन करते हैं तो हम सबसे पहले एक अकाउंट ओपन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडेशन अकाउंट, निस्तारण संबंधी खाते। अब ये निस्तारण संबंधी खाते क्या हैं, इनके बारे में हम विस्तृत जानकारी करेंगे। कंपनी के समापन पर प्रमुख 4 प्रकार के प्रमुख खाते तैयार किए जाते हैं। पहला खाता आपका है स्थित विवरण और न्यूनतम खाता, मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड डिफिशिएंसी अकाउंट। आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में इसके जो फॉर्मेट है आपका, जो भी है मैं आगे बताऊंगा, उससे रिलेटिव काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड है आपका लिक्विडेशन फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट, और थर्ड है आपका रिसीवर एंड रिसीव पेमेंट अकाउंट। स्थित विवरण और न्यूनतम खाता क्या है? कंपनी की अधिनियम धारा 274 के अनुसार कंपनी के समापन पर निस्तारक के कार्य को सरल बनाने के लिए कंपनी को उसके पास अपनी स्थिति के संबंध में एक स्थित विवरण तथा स्थिति के में प्रदर्शित अधिकार या कमी के कारणों को स्पष्ट करने वाला एक न्यूनतम खाता बनाना पड़ता है। जैसा कि न्यूनतम खाता हमें बताता है कि कंपनी के में क्या लॉसेस हो रहे हैं, क्या प्रॉफिट हो रहा है, ये हम न्यूनतम खाते के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि ये आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का एक फॉर्मेट है, जिसमें आपको टेबल वाइज फॉर्मेट बनाना होता है। टेबल F से लेकर टेबल H तक आपका फॉर्मेट चलता है। और एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपका टेबल A इम्पॉर्टेंट टेबल है, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर आपके दिख रही है। टेबल A में सबसे पहले हम बैलेंस ऑफ बैंक दिखाते हैं। जो भी हमारा बैंक का बैलेंस है या कैश इन हैंड बैलेंस है, ये बैलेंस हम शो करते हैं। उसके बाद हमारी जो भी एसेट्स है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, बिल रिसीवेबल्स है, ट्रेड डेटर्स है, लोन एंड एडवांस हैं, अब अनपेड कॉल्स हैं, ये हमारे टेबल ए में आती हैं। तो आपके ऑप्शन में अनपेड कॉल्स या लोन एंड एडवांस इस तरीके के ऑप्शन हैं, तो वो टेबल ए मतलब लिस्ट ए में आते हैं। इसके कुछ डीपली हम नॉलेज के लिए इसकी लिस्टेड को हम पढ़ लेंगे। जैसा कि स्थित विवरण की सूचियों में सूची ए मतलब लिस्ट ए में क्या आता है, उन संपत्तियों को लिखते हैं जो कि ना किसी लेनदार के पास गिरवी रखी हों और ना जिन पर किसी का प्रकार का प्रभार हो। कहने का मतलब जैसे डेटर्स है या बिल्स रिसीवेबल्स हैं, ये किसी के पास हम गिरवी नहीं रख सकते हैं। अब लैंड है, फर्नीचर है, ये हम गिरवी रख सकते हैं, तो ये हमारे टेबल ए में नहीं आते हैं, मतलब सूची ए में, लिस्ट ए में नहीं आते हैं। लिस्ट ये डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, ये हमारे लिस्ट ए में आते हैं। सूची बी में हमारे उन संपत्तियों को लिखते हैं जो किसी न किसी पूर्ण रक्षित या आंशिक रक्षित लेनदार के पास गिरवी रखी हैं या बंधक के रूप में रखी हैं, किंतु इनमें चल प्रभाव वाली संपत्तियां शामिल नहीं होती हैं। कहने का मतलब जैसे आपका लैंड है, भूमि है, अगर आपने कहीं पे गिरवी रखा है तो वो भूमि आपकी सूची बी मतलब लिस्ट बी में आएगा। लिस्ट सी में आपके पूर्वाधिकार लेनदार दिखाए जाते हैं। इनका विस्तृत विवरण आगे आप अभी पढ़ेंगे और आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है पूर्वाधिकार लेनदार क्या है। और इन ये जो सूची हम आपको दिखा रहे हैं, सूची ए से लेकर एच तक, ये वेरी इंपॉर्टेंट सूची है। इसमें से कोई ना कोई आपको टॉपिक लिखा होगा और लिखा होगा कौन सी सूची में आएगा। जैसे लिख दिया समता अंशधारियों की होती है, जिनमें उनके नाम और धारित अंशों की संख्या दी होती है। समता और किस सूची में दर्शाते हैं? ए में, बी में, जी में, एच में। तो सूची जी के अंतर्गत समता अंशधारियों को दिखाते हैं जिनके नाम और धारित अंशों की संख्या दे रखी होती है। सूची डी में आप उन ऋण पत्रधारियों या अन्य लेनदारों जैसे बैंक आदि को दिखाते हैं जिनका कंपनी के संपत्तियों पर चल प्रभाव होता है। सूची ई में आरक्षित लेनदारों को
और उनके देय धन दिखाते हैं। याचित लाभांश भी सूची ई में शामिल किया जाता है। सूची एफ में पूर्वाधिकार अंशधारियों की होता है। सूची एफ में पूर्वाधिकार अंशधारी दिखाते हैं और सूची जी में समता अंशधारी। पूर्वाधिकार अंशधारी प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो कि एफ में दिखाए जाते हैं। समता अंशधारी इक्विटी शेयर होते हैं जो कि आपकी जी में दिखाए जाते हैं। और सबसे जो लास्ट सूची है टेबल एच या लिस्ट एच बोल सकते हैं, यह एक विवरण पत्र होता है, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था न्यूनतम खाता। ये आपका न्यूनतम खाता जिसको हम कमी या अधिकाय का खाता भी बोलते हैं। आगे है आपका पूर्वाधिकार लेनदार। ये ऐसे लेनदार होते हैं जिन्हें आरक्षित लेनदारों या चल प्रभार रखने वाले लेनदारों के से पूर्व भुगतान पाने का अधिकार होता है। ऐसे पूर्वाधिकार लेनदार ऐसे प्रेफरेंस शेयर क्रेडिटर्स होते हैं जिनको सबसे पहले अधिकार प्राप्त होता है। जैसे पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं वैसे ही पूर्वाधिकार लेनदार भी होते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 327(1) के अनुसार धारा 326 के प्रावधानों के अधीन एक कंपनी के समापन पर निम्नलिखित आरक्षित लेनदारों को पूर्वाधिकार लेनदार माना जाता है। संबंध तिथि पर इस तिथि से पूर्व 12 माह की अवधि के अंतर्गत कंपनी द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सत्ता को देय मालगुजारी या कर, महसूल व दरें से रिलेटिव होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी ओवरराइटिंग पूर्वाधिकार भुगतान। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 325 के अनुसार एक दिवालिया कंपनी के समापन की दशा में प्रत्येक लक्षित लेनदार की प्रतिभूति पर श्रमिकों के पक्ष में उनके देयों के लिए कर्मचारियों या उनके भाग की सीमा तक समरूप प्रभार माना जाएगा। ऐसे आरक्षित लेनदारों को देय श्रेणी की वसूल न हो सकी राशि या उनकी प्रतिभूतियों के श्रमिकों के भाग की राशि इनमें से जो भी कम होती है, जो देय से वसूल की गई राशि या जो जैसे वसूल नहीं हुई किसी लेनदार को, या फिर प्रतिभूतियों के श्रमिकों के भाग की राशि में से जो कम होगा, तथा श्रमिकों की कुल चुकता न की जा चुकी राशि समस्त अन्य ऋणों में से पूर्व भुगतान की जाएगी। एक उदाहरण दे रखा है। मान लीजिए कि आरक्षित लेनदारों की देय राशि 1 लाख है, उनके द्वारा धारित प्रतिभूतियों की राशि 1,20,000 है। वसूल हुए श्रमिकों तथा श्रमिकों की देय 2 लाख है। इस दशा में रक्षित लेनदारों को 1 लाख बटे 3 लाख गुणे 1,20,000 मतलब 40,000 रुपये प्राप्त होंगे, तथा श्रमिकों के देय भुगतान में 2 लाख बटे 3 लाख 3 लाख मतलब ये रक्षित और श्रमिकों की आय को जोड़ दिया है, गुणे 1,20,000 आपको 80,000 दिए जाएंगे। रक्षित लेनदारों का ओवरराइटिंग पूर्वाधिकार भुगतान 1 लाख माइनस 40,000 घटा देंगे तो बचा 60,000 तथा 80,000 दोनों में से जो कम है उसको माना जाएगा, मतलब 60,000। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी निस्तारक समापक के खाते का अंतिम विवरण। कंपनी के समापन में प्रत्येक निस्तारक को उसके द्वारा कंपनी की ओर से की गई सभी प्राप्तियों और भुगतानों का उचित हिसाब रखना होता है और अनिवार्य समापन की दशा में न्यायाधिकरण को तथा ऐच्छिक समापन की दशा में कंपनी को एक विवरण पत्र दाखिल करना होता है। यदि समापन प्रक्रिया लंबी है तो प्रत्येक निस्तारक को समापन के प्रथम वर्ष के अंत में व उसके बाद वाले प्रत्येक वर्ष के अंत में साधारण सभा में एक खाता यह विवरण देते हुए प्रस्तुत करना पड़ता है कि उसने उस समय तक कितनी राशि वसूल की है और कितने दावों का भुगतान किया है। इस खाते को निस्तारक के खाते का विवरण कहते हैं, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बोलते हैं। यह कंपनी अधिनियम 1956
में निर्धारित फॉर्म संख्या 156 में तैयार किया जाता था। निस्तारक के खाते में अंतिम विवरण की दी जाने वाली सूचनाएं, इस विवरण को खाता रूप के रूप में तैयार किया जाता है। डेबिट पक्ष के मदों में टू और क्रेडिट की में बाई लगाया जाता है। इस प्रकार इस विवरण में मुख्यतः निम्न प्रकार की सूचनाएं दी जाती हैं। नंबर 1 आपका निस्तारक द्वारा वसूल की गई राशि और दूसरा निस्तारक द्वारा भुगतान की गई राशि, उसने प्राप्त कितना किया और उसने पेड कितना किया। निस्तारक द्वारा वसूल की गई राशि में से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, जैसे कंपनी की संपत्ति से के विक्रय से प्राप्त राशियाँ, पूर्ण रक्षित लेनदारों पर गिरवी रखी संपत्तियों से अधिकाय, दोषी संचालकों एवं अन्य अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई, अंशदायियों से वसूल की गई अदत्त योजनाएं। नेक्स्ट है आपका निस्तारक द्वारा भुगतान की गई राशियों में उपरोक्त प्रकार के वसूल की गई धनराशि का विवरण निम्न क्रम में किया गया। रक्षित लेनदारों का भुगतान, समापन लागत का भुगतान, कानूनी व्यय। समापन लागत में आपका कानूनी व्यय, निस्तारक पारिश्रमिक, निस्तारक समापन आता है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा से महत्वपूर्ण है दृष्टि से परीक्षा के लिए। पहला प्रश्न है 9,000 रुपये के बाजार मूल्य के स्टॉक पर प्रभार रखने वाला 1 लाख का लेनदार, जिसने 9,000 के बाजार मूल्य पर के स्टॉक पर प्रभार रखने वाला 1 लाख का लेनदार कहलाता है आपका सिक्योरिटीज क्रेडिटर्स। सिक्योरिटीज क्रेडिटर्स 1 लाख के जो लेनदार हैं उनको हम बोलते हैं, प्रभार जो रखते हैं, जिनका अधिकार होता है उस पर, प्रभार का मीन्स होता है अधिकार, उनको सिक्योरिटीज क्रेडिटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अंशधारी द्वारा उसके द्वारा धारित अंशों की संख्या की पूर्ण संख्या राशि के भुगतान का दायित्व समापन के बाद भी चालू रहता है, लेकिन तब उसे एक कहा जाता है, तब हम उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। जिसका समापन के बाद भी अगर दायित्व आधारित रहता है तो उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। हिंदी वाले ध्यान रखें, उसको अंशदान बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ऐसे आरक्षित लेनदार जिन्हें अन्य आरक्षित लेनदारों के पूर्व भुगतान किया जाता है उन्हें कहते हैं, अभी हमने आपको बताया था जिनको पहले भुगतान हो जाता है उनको हम बोलते हैं पूर्वाधिकार लेनदार, प्रेफरेंस क्रेडिटर। पूर्वाधिकार लेनदार, प्रेफरेंस क्रेडिटर, जिनको पहले भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है आपका, ऋण पत्रधारियों का प्रपक्ष एक विवरण पत्र तैयार करता है जिसे हम कहते हैं रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट है, समापन की दशा में निस्तारिकों को प्राप्त और भुगतानों का एक विवरण पत्र दाखिल करना पड़ता है, उसे कहते हैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट। समापन की दशा में अभी हमने पढ़ा था जो निस्तारक विवरण प्राप्तियां भुगतान होता है उसको हम बोलते हैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, समापन की दशा में आरक्षित लेनदारों को सूची में दर्शाया जाता है। इन केस ऑफ लिक्विडेशन द अंडर सेक्योर्ड क्रेडिटर्स आर शो इन लिस्ट। जो
आरक्षित लेनदार हैं उनको सूची ई में दिखाया जाता है। अभी हमने पढ़ा था सूची ई में आरक्षित लेनदार को दिखाते हैं। नेक्स्ट है आपका निस्तारक द्वारा किए गए जाने वाले भुगतान के क्रम में प्रथम पद को हम लीगल चार्ज कहते हैं। प्रथम पद जो होता है उसको हम प्रथम मद दे दी जाती है, उसको हम लीगल चार्ज कानूनी व्यय बोलते हैं। लीगल चार्ज कानूनी व्यय बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका समापन की तिथि से पूर्व 1 माह के बस अंतर्गत हट चुके अंशधारियों को में रखा जाता है। जो समापन के पूर्व 1 वर्ष तक अंशधारी किए जाते हैं उनको लिस्ट बी में रखते हैं, सूची बी में। इसके बाद कुछ एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन भी हैं। पहला एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आपका है एक अंशदायी है, मतलब एक कंट्रीब्यूशन। अभी हमने पढ़ा था कंट्रीब्यूशन। एक जो अंशदायी होता है वो आपका एक अंशधारी होता है, वो आपका एक अंशधारी होता है, मतलब शेयर होल्डर होता है। जो एक अंशदायी है वो आपका एक शेयर होल्डर है। नेक्स्ट है आपका कंपनी के दिवालिया होने की दशा में ऋण, ऋण पत्रों आदि पर ब्याज। जो कंपनी के दिवालिया होने की दशा में ऋण और ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाता है वो दिवालिया के प्रारंभ होने की तिथि तक भुगतान किया जाता है। जब हम दिवालिया प्रारंभ हो जाता है, कहने का मतलब पेड अप टू डेट ऑफ कंसेमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। नेक्स्ट है आपका पूर्वाधिकारी लेनदारों को भुगतान किया जाता है। पूर्वाधिकारी जो लेनदार हैं उनको हम चल प्रभार रखने वाले ऋण पत्रों के भुगतान के बाद भुगतान करते हैं। उनको हम कानूनी व्यय, निस्तारक का पारिश्रमिक और निस्तारक के व्यय के भुगतान के बाद भुगतान करते हैं। पूर्वाधिकार लेनदारों को भुगतान कानूनी व्यय, निस्तारक पारिश्रमिक और निस्तारक व्यय के भुगतान के बाद भुगतान किया जाता है। लास्ट और अंतिम प्रश्न आज का वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन कर लें। ऋणधारियों के लिए प्रापक नियुक्त किया जाता है। ऋणधारियों के लिए जो प्रापक नियुक्त किया जाता है वो होता है आपका ऋण पत्रधारी या न्यायालय द्वारा। ऋण पत्रधारियों के द्वारा या न्यायालय द्वारा। ऋण पत्रधारियों के लिए जो आपका प्रापक नियुक्त किया जाता है द रिसीवर फॉर डिवेंचर्स होल्डर इन अपॉइंटमेंट बाय डिवेंचर्स होल्डर एंड कोर्ट। तो ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इस तरीके के अन्य प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें।